हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। मैं स्नेहा सिंघाटिया और चलिए आज हम आपके इतिहास का चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं। आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, यानी कि शिकार करके खाद्य जो पदार्थ हैं उनका संग्रहण करना और भोजन का उत्पादन करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई। वहाँ से बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी में उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे हैं। तभी उसने चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? तो देखिए, हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे, इसलिए जानवरों का शिकार करने के लिए लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। तीसरा कारण यह है कि पेड़ पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता और पानी झीलों, झरनों और नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी कभी सूख जाता है और कईयों का नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक के लिए किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए होंगे। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियां और लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थीं। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। तो इस तरह के पत्थर के औजार वगैरह जो है मिले हैं। रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 को देखो। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल हैं जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहक के होने के प्रमाण मिले हैं। प्रमाण मतलब अब हमें वो चीज़ें मिल रही हैं। इनके अलावा भी और कई स्थान पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र के सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पूरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। तो ये रेड कलर वाला देखना है हमें। कुनूर गुफाएं, हुसगी, भीमबेटका की गुफाएं, यहाँ और भी काफ़ी जो हैं पूरा पाषाणिक, नवपाषाणिक, महापाषाणिक पुरास्थल वगैरह वगैरह, आरंभिक नगर, आधुनिक नगर, वो सब इनके देखिए इन सिंबल से दिखाए गए हैं यहाँ पर। चलिए, चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। एक शैल चित्र है। इस तरह के चित्र मिलते थे जिन गुफाओं में लोग रहते थे। उनमें से कुछ दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से संजीव चित्रण इस तरह से किया गया है। बात करते हैं पुरास्थल किन्हें कहते हैं। तो पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। बात करते हैं आग की खोज। आग की खोज देखिए बहुत ही जो है जाना पहचाना तथ्य है आपके लिए।
मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो, प्रश्न नंबर 13 पर। मानचित्र 2 आएगा आगे प्रश्न नंबर 13 पर। सॉरी, ये पीछे चला गया एक्चुअली। प्रश्न नंबर 13, यहाँ पर देखिए कुरनूल गुफाएं ये रही। तो यहाँ पर क्या था कुरनूल गुफाओं में, देखते हैं। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। आज हम आग का प्रयोग किस लिए करते हैं, तो ये तो आप जानते ही हैं। चलिए बात करते हैं बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। खेती और पशुपालन की शुरुआत। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बंटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया? चलिए, क्योंकि कुत्ते जो हैं वो काफ़ी उपयोगी होते हैं और जल्दी से। चलिए आगे पढ़ते हैं। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। अपनाए गए ये पौधे या जानवर अक्सर जंगली पौधे और जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों और जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों और जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा हो, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है फिर से उगाने के लिए उनके गुण जो हैं वो सुरक्षित रह सके। इसलिए उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। तो यहाँ पर दांत वगैरह दिखाए गए हैं। इनमें से कौन सा जंगली सूअर का है, तो आप डेफिनेटली बता देंगे। और कौन सा पालतू सूअर का, तो ये पालतू सूअर का है और ये जंगली सूअर का है। चलिए बात करते हैं आगे। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं और जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़, बकरी आते हैं। एक नवीन जीवन शैली। तुम किस पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इससे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे और उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़िया से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? चलिए आगे बात करते हैं। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिनसे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है।
जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है और आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है, तो ये आप सब जानते हैं। चलिए आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। आगे देखिए, मानचित्र 2 में फिर से नीले वर्ग जो है, नीले रंग के वर्ग होते हैं। ज्यामिति आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं जो है बराबर होती हैं। तो वर्ग जो है आपको देखना है, मानचित्र 2 में नीले रंग के वर्ग दिखाए गए हैं। चलते हैं मानचित्र 2 में फिर से, और नीले रंग के वर्ग देखिए, एक तो ये दिखाया गया है, एक ये दिखाया गया है। इस तरह से नीले रंग के जो वर्ग दिखाए गए हैं, यहाँ भी देखिएगा। चलिए, तो इनके बारे में क्या बात कही गई है पढ़ते हैं। इनके बारे में कहा गया है, देखिए हम यहाँ थे, इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी और दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती नहीं होगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। स्थायी जीवन की ओर, पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोंपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे बुर्जों के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। इनसे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोंपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली हैं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। औखली और मुसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी औखली और मुसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग जो है लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी जो है वो किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग जो है बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं और दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई लोगों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत लोग मौसम के मुताबिक बदल कर अपनी आजीविका जो है चलाया करते थे। सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरानगढ़ में जीवन मृत्यु। तो मेहरानगढ़ ढूंढ सकते हैं आप मानचित्र 2 में। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहां से स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों और भेड़ बकरियों की हड्डियाँ हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। चलिए हम थोड़ा आगे आ चुके हैं। यहाँ पढ़ते हम कि आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। मेहरगढ़ की कब्र का चित्र, क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? तो यहाँ पर देखिए, ये जो है
मनुष्य का कंकाल है, इसके साथ ही इस तरह से ये बकरियों के कंकाल हैं। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर अन्यंत्र फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी के बारे में दिया गया है, ये आप पढ़ सकते हैं स्वतः। एक नवपाषाणिक पुरास्थल, एटलस में तुर्की ढूंढो, तुर्की ढूंढ लेंगे आप। नवपाषाण युग में सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल युग तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और उसका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ और भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था, लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लादकर जो है ले जाया करते थे। तो चलिए आगे जो है कुछ कल्पनात्मक कार्य दिया गया है और आगे जो प्रश्नोत्तर हैं, तो चलिए वो प्रश्नोत्तर पीडीएफ के माध्यम से देख लेते हैं। तो चलिएगा प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। क्या तुम बता सकते हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया? तो ये प्रश्न बीच में आया था। तो देखिएगा, मनुष्य पहले शिकार करके अपना पेट भरता था। कुत्तों की सूंघने की क्षमता अधिक होती है, ये पूंघने लिखा गया है, इसको आप सूंघने कर लेंगे। इसलिए कुत्ता आने वाले खतरे को भांप कर पहले ही चौकन्ना कर देता है, इसलिए कुत्ते को सबसे पहले जो है पालतू बनाया गया। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण भी बताओ। तो देखिए, शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन नहीं बनाते होंगे, क्योंकि वे भोजन की तलाश में सदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे तथा वे इतना अधिक भोजन संग्रह नहीं करते थे कि भोजन के संग्रहण के लिए बर्तनों की आवश्यकता पड़े। अगला प्रश्न देखिए, भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिलता है? तो भोजन के अतिरिक्त जानवरों की खाल से चमड़ा मिलता है, हड्डियों से औजार बनाए जाते हैं, जानवरों के सामान ढोने और गाड़ी खींचने से उनका जो है काम लिया जाता है उनसे। आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है? आज जानवरों का उपयोग गाड़ी खींचने, माल ढोने के लिए किया जाता है, जानवरों की खाल से चमड़ा बनाया जाता है, जानवरों से दूध जो है वो प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पुरुषों द्वारा किए जाने वाले कामों की सूची बनाओ। महिलाएं क्या क्या काम करती हैं? देखिए, पुरुष क्या करते थे या क्या करते हैं? जानवरों को झुंड में चराना, मछली पकड़ना, शिकार करना पुरुषों का काम था उस समय में। और आज जो है जो महिलाएं हैं, महिलाओं के क्या काम है? खेतों में काम, जैसे ज़मीन तैयार करना, बीज बोना, पौधों की देखभाल करना, फसल काटना, अनाज कूटना, पोंटना आदि जो है वो महिलाओं का काम होता था। कौन से ऐसे काम है जो स्त्री और पुरुष दोनों करते थे? तो झोंपड़ियाँ बनाना, औजार बनाना, टोकरियाँ बनाना, जानवरों की देखभाल करना, दूध निकालना, बर्तन बनाना आदि। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए, ये कोई खास प्रश्न नहीं है और अब जो है पाठ्यपुस्तक के प्रश्न कर लेते हैं कि खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे? तो देखिए, खेती करने के लिए तो एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहना पड़ेगा, क्योंकि भूमि को कृषि योग्य बनाने, बीजों को बोने, फसल की देखभाल और फसल के पकने के लिए एक लंबे समय की आवश्यकता होती है। इसलिए खेती करने वालों को एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। यहाँ पर देखिए, पृष्ठ 25 की तालिका को देखो। नेइनुओ अगर चावल खाना चाहती तो उसे किन स्थानों पर जाना चाहिए? तो देखिए, चावल खाने के लिए कोल्डी हवा, जो कि उत्तर प्रदेश में है आधुनिक, और महागढ़, जो कि आधुनिक उत्तर प्रदेश में, दोनों ही वहाँ पर जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर चावल की फसल होती थी। बात करते हैं, पुरातत्वविद ऐसा क्यों मानते हैं कि मेहरगढ़ के लोग केवल शिकारी थे और बाद में उनके लिए पशुपालन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया? तो देखिए, पुरातत्वविदों द्वारा मेहरगढ़ की खुदाई में सबसे नीचे के स्तरों में जिन जानवरों की हड्डियां मिली हैं उनमें हिरण तथा जंगली सुअर प्रमुख है। इससे पता चलता है कि इस अवस्था में मानव केवल शिकार पर निर्भर था। उसके ऊपर के स्तरों में भेड़ और बकरियों की हड्डियां ज़्यादा मिली है। इससे पता चलता है कि इस काल में लोगों ने पशुपालन करना आरंभ कर दिया था। सही या गलत बताओ। हल्लूर में ज्वार बाजरा मिला है, तो ये बात बिल्कुल सही है। बुर्जहो में लोग आयताकार घरों में रहते थे, ये बात गलत है, क्योंकि आयताकार घर वाला हमने अंतिम में देखा था। चिरोद कश्मीर का एक पुरातत्व स्थल है, ये भी गलत है। जेडाइट जो दाऊजली हैंडिक में मिला है, चीन से लाया गया होगा, ये बात बिल्कुल सही है। तो चलिए, ये हमने कर लिया। आगे के प्रश्न देखिए, कृषकों पशुपालकों का जीवन शिकारी खाद्य संग्राहकों के जीवन से कितना भिन्न था? 3 अंतर बताओ। तो सिंपल सी बात है, कृषकों और पशुपालकों का जीवन स्थायी था, जबकि जो शिकारी या खाद्य संग्राहक होते थे उनका जीवन अस्थायी था, क्योंकि वे भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते रहते थे। कृषकों पशुपालकों को भोजन कृषि उत्पादों और पालतू पशुओं पर आधारित होते थे, जबकि इनको जंगली जानवरों और अन्य उत्पादों से जो है मिलता था भोजन।
कृषकों पशुपालकों ने अपने रहने के लिए आवासों का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया, जबकि शिकारी खाद्य संग्राहक प्रायः गुफाओं और कंदराओं में रहते थे। आगे देखिए, पृष्ठ 25 की तालिका में दिए गए जानवरों की एक सूची बनाओ और यह भी बताओ कि उनका उपयोग किस रूप में किया जाता था। तो देखिए, आप जो भी है एक सूची बनाइए इन सभी की। ये हमने सूची बना दी है और इनका उपयोग किन किन में होता है, तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, ये आप देख लेंगे। चलिए, तुम जिन अनाजों को खाते हो उनकी सूची बनाओ। तो कोई भी अनाज जो आप खाते हैं, गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का, जवार, जो उनकी आप सूची बना देंगे। और अगला प्रश्न खास है नहीं, इसको आप नहीं करेंगे। चलिए, इतने ही प्रश्न थे और इसी के साथ आपका अध्याय पूरा होता है। अगले अध्याय के लिए मिलेंगे हम हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।